दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में। दोस्तों जब गुप्त साम्राज्य का पतन हो रहा था उस समय नए नए छोटे छोटे साम्राज्य जो है उभर के सामने आ रहे थे। दोस्तों कई छोटे छोटे राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ मुख्य हैं बल्लवी के मैत्रक वंश और मालवा के यशोधर्मन, पंजाब के हुड़ वंश और मालवा और मगध के उत्तरगुप्त, कन्नौज के मौखरी वंश और थानेश्वर के पुष्यभूति वंश। ये सब मुख्य शासक है जिसको इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये थानेश्वर के पुष्यभूति वंश जो है इसका अलग वीडियो बनाएंगे। अभी इन पांचों के बारे में पढ़ लेते हैं। बल्लवी के मैत्रक वंश, मालवा के यशोधर्मन, पंजाब के हुड़ और मालवा और मगध के उत्तरगुप्त और कन्नौज के मौखरी वंश। इन लोगों के बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है बल्लवी का मैत्रक वंश। इस वंश का संस्थापक भट्टारक था। इसके बाद इस वंश का शासक जो होता है क्रमशः ध्रुवसेन प्रथम और ध्रुवसेन द्वितीय होता है। ध्रुवसेन प्रथम के बारे में कुछ पढ़ने लायक नहीं है। इसके बाद आते हैं ध्रुवसेन द्वितीय, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ध्रुवसेन द्वितीय हर्षवर्धन का दामाद था, इसलिए ये मुख्य टॉपिक बन जाता है क्योंकि हर्षवर्धन का दामाद था। अच्छा, बल्लवी से संबंधित जो क्वेश्चन आता है, एक है बल्लवी विश्वविद्यालय। बल्लवी में एक विश्वविद्यालय है जिसको बल्लवी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये गुजरात में है। दोस्तों यहाँ पर घूमने के लिए एक चीनी यात्री आया था, इत्सिंग। यहाँ पर घूमने के लिए चीनी यात्री इत्सिंग आया था। बल्लवी विश्वविद्यालय के दो मुख्य आचार्य थे। जब ये चीनी यात्री आया था घूमने के लिए तो उस समय वहाँ पर दो मुख्य टीचर थे जो आचार्य थे। एक थे गणभूति, दूसरे स्थिरमती। पहला गणभूति, दूसरे स्थिरमती। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा जान लेते हैं, इनको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है बल्लवी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं मालवा के यशोधर्मन। मालवा के यशोधर्मन 530 ईस्वी के आसपास का काल है ये। यशोधर्मन बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसके बारे में जानकारी जो हमें मिलती है मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यशोधर्मन के बारे में जो जानकारी मिलती है मंदसौर अभिलेख से मिलता है। इसने चक्रवर्ती शासक का उपाधि धारण किया था। पहला तो जो था सम्राट अशोक था जो चक्रवर्ती शासक का उपाधि धारण किया, और इसमें जो है ये यशोधर्मन भी चक्रवर्ती शासक का उपाधि धारण किया। अभिलेखों में जो इसका मूल नाम मिलता है वो जैनेन्द्र के नाम से मिलता है, तो इसे जैनेन्द्र के नाम से भी जाना जाता है। अभिलेखों में इसका जैनेन्द्र के नाम से उपाधि मिलती है। इसने क्या किया था, दो गलत काम किया था इसने। पहला तो बालादित्य के पुत्र वज्र की हत्या करवा दिया, और दूसरा पुंडवर्धन के दत्त वंश का विनाश किया। पुंडवर्धन के दत्त वंश का इसने विनाश कर दिया था। ठीक, अब दोस्तों आते हैं आगे देखते हैं पंजाब का हुड़ वंश। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों हुड़ एक खानाबदोश और बर्बर जाति थी जो मध्य एशिया में निवास करती थी। हुड़ जो थे बर्बर और खानाबदोश जाति थी। खानाबदोश मतलब अस्थायी निवास करते थे लोग, एक से दूसरे जगह चलते रहते थे। ठीक, उसके बाद क्या होता है, हुड़ों का जो पहला भारतीय आक्रमण होता है, हुड़ जो है पहला भारतीय आक्रमण किए थे वो गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में करते हैं और पराजित हो जाते हैं। स्कंदगुप्त जो है हुड़ों को पराजित कर देता है। उसके बाद क्या होता है, हुड़ों के इस आक्रमण से देश के ऊपर तत्कालीन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन गुप्त वंश के पतन में इस आक्रमण का परोक्ष भूमिका रहती है। हुड़ों का जब गुप्तों का पतन होता है तो उसमें समझ लिए हुड़ों का आक्रमण का भी हाथ रहता है। स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद हुड़ों ने भारत पर फिर से एक बार आक्रमण किया था। इसमें दो शासक इंपॉर्टेंट हुए थे, पहला तोरमाड़ और दूसरा मिहिरकुल। तोरमाड़, इसके नेतृत्व में हुड़ों ने पवैया, साकल, एरड़, मालवा आदि जगहों पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। किसके शासनकाल में, तोरमाड़ के। तोरमाड़ जो है मरने से पहले मिहिरकुल अपने पुत्र को शासक घोषित कर देता है, और ये एक बहुत क्रूर और अत्याचारी शासक रहता है। हेनसांग ने इसके बारे में बताया है कि इसकी राजधानी जो है साकल थी। चीनी यात्री जो हेनसांग था उसने बताया कि इसकी राजधानी साकल थी। अच्छा, इसका एक अभिलेख मिला है, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर में एक अभिलेख मिला है। ठीक है, इसमें मिहिरकुल को पराक्रमी और पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। मिहिरकुल को पराक्रमी और पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। किस अभिलेख में,
ग्वालियर अभिलेख में। ठीक, आगे देखते हैं। 530 ईस्वी के आसपास मेहरकुल यशोधर्मन द्वारा पराजित हुआ। 530 ईस्वी के आसपास मेहरकुल और यशोधर्मन में युद्ध होता है, लेकिन मेहरकुल पराजित हो जाता है। मेहरकुल शैव मतानुयायी था, शैव धर्म का पक्का अनुयायी था और ये बौद्धों का शत्रु था। ठीक, कल्हड़ के अनुसार, कल्हड़ क्या बताते हैं, कल्हड़ के अनुसार ये श्रीनगर में एक शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया था, क्योंकि ये शैव धर्म का मानने वाला था। ठीक है, इसलिए श्रीनगर में इसने शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अब अगला वंश देखते हैं, मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। अभी तो मालवा का हम लोग देखे हैं। ठीक, अब मगध और मालवा के उत्तरगुप्त के बारे में जान लेते हैं। ठीक, यहाँ का जो संस्थापक था वो कृष्णगुप्त था। यह पूर्वगुप्त से भिन्न थे, ये जो थे पूर्वगुप्त से भिन्न थे। इस वंश के महान शासकों में 2 शासक थे जो देवगुप्त और आदित्य सेन के नाम से प्रसिद्ध थे। देवगुप्त के पिता का नाम महागुप्त था। ठीक, इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त थे, जो ये पूर्वगुप्तों से भिन्न थे। इसमें 2 महान शासक कौन हुए? देवगुप्त और आदित्य सेन। तो देवगुप्त के बारे में पहले जान लेते हैं। देवगुप्त ने मालवा पर विजय प्राप्ति कर वर्धनों का शत्रु बन गया। इसने क्या किया? मालवा पर विजय प्राप्त किया, मालवा वालों को पराजित किया। तो यशोधर्मन वहाँ का शासक था। इस वजह से वर्धनों का इस और देवगुप्त का जो है युद्ध शुरू हो गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं, इसने एक गलती कर दी। देवगुप्त ने एक गलती किया था कि अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए गौड़ नरेश शशांक से दोस्ती कर ली। और गौड़ नरेश शशांक कौन था? ये बहुत ही पाखंडी टाइप का शासक था, बहुत ही कूटनीतिक शासक था, एक मतलबी भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, देवगुप्त और शशांक मिलकर मौखरी नरेश ग्रीवर्मन की हत्या कर देते हैं। देवगुप्त और शशांक मिलकर मौखरी नरेश ग्रीवर्मन की हत्या कर देते हैं। मौखरी वंश कहाँ पर था? कन्नौज में था। कन्नौज का शासक ग्रीवर्मन था। ग्रीवर्मन कौन था? हर्षवर्धन का जीजा था। हर्षवर्धन की एक बहन थी जयश्री, उससे शादी हुई थी ग्रीवर्मन की, तो ये उसका हर्षवर्धन का जीजा हुआ। ठीक है, तो ये लोग दोनों क्या करते हैं? देवगुप्त और शशांक मिलकर आक्रमण करते हैं कन्नौज पर। वहाँ पर मौखरी वंश के नरेश ग्रीवर्मन यानी हर्षवर्धन के जीजा का वध कर देते हैं। अब कुछ समय बाद क्या होता है? शशांक ने यहाँ पर फिर चाल चला। कौन शशांक? ये गौड़ नरेश शशांक। इसने क्या चाल चला? राजवर्धन। राजवर्धन कौन था? हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, यानी इसका जीजा था वो ग्रीवर्मन। ग्रीवर्मन राजवर्धन का भी जीजा हुआ क्योंकि हर्षवर्धन का भाई है। ठीक, तो इसने क्या किया? शशांक ने राजवर्धन से देवगुप्त के बारे में चुगली जोड़ा। इसने बताया कि देवगुप्त ने तुम्हारे जीजा को मार दिया है। ठीक, इसको चढ़ाया। तब राजवर्धन क्या किया? राजवर्धन ने कन्नौज पर आक्रमण किया। ठीक, और देवगुप्त की हत्या कर दी, ऑन द स्पॉट उसको मार दिया। इसके बाद शशांक जो होता है, शशांक ने फिर धोखा किया। यहाँ पर तीसरी बार उसने पाखंडी दिखाई। उसने राजवर्धन को अपने दरबार में बुलाया और उसकी धोखे से हत्या कर दी। किसकी? राजवर्धन की। पहले तो किसका हत्या किया था? पहले तो ग्रीवर्मन की हत्या की है, फिर उसके बाद देवगुप्त का हत्या किया, फिर उसके बाद राजवर्धन का हत्या कर दिया। कौन किया? गौड़ नरेश शशांक ने। ठीक, अब ये बात जब हर्षवर्धन को पता चला तो तिलमिला गया, झल्ला उठा। क्यों कि वो पहले से ही परेशान था हर्षवर्धन। एक तो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके जीजा का हत्या हो गया, उसके भाई का हत्या हो गया। अच्छा, उसके जीजा का हत्या करने के बाद उन लोगों ने क्या किया था कि उसकी जो बहन थी राजश्री, उसको वे सब बंदी बना लिए थे। ठीक, अब ये तिलमिला उठा। उसके बाद पूरी सेना लेकर जो है शशांक के ऊपर चढ़ाई कर देता है। ठीक, और शशांक को पराजित करता है और उसका ऑन द स्पॉट वध भी कर देता है, यानी शशांक को मार देता है। ठीक, ये तो हो गई देवगुप्त की बातें। अब आते हैं आदित्य सेन के बारे में जान लेते हैं। इसने 3 अश्वमेध यज्ञ कराया था, बहुत ज़्यादा यज्ञ कराया। इसके बाद एक पढ़ेंगे एक और आ जाता है जिसने 4 यज्ञ कराया था, अश्वमेध यज्ञ। ठीक, तो इसने मुख्य काम क्या किया? 3 अश्वमेध यज्ञ कराया। यह वैष्णव धर्म का उपासक था। इसके समय में चीनी यात्री वांग हुएत्से ने आया था। चीनी यात्री कौन आया था? वांग हुएत्से ने, जिसने 2 बार भारत की यात्रा की और बौद्ध गया में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया।
बौद्ध गया में मंदिर का निर्माण कौन चीनी यात्री करवाया? वांग वेत्सेन ने। ठीक, अब इसके बाद आते हैं कन्नौज के मोखरी वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ का जो संस्थापक था हरिवर्मा था, जो 510 ईस्वी में शासक बना। मोखरी वंश के मुख्य शासक जो थे वो इस प्रकार थे: आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा और गिरिवर्मा। गिरिवर्मा वही है हर्षवर्धन का जीजा, जिसकी हत्या देवगुप्त और शशांक मिलकर कर देते हैं। ठीक, तो इन शासकों के बारे में एक एक नज़र देखते हैं। मालवा के यशोधर्मन की मृत्यु के पश्चात आर्यवर्त का शासन मौखरियों के हाथ में आ गया था। मौखरी शैव के उपासक थे और गुप्तों के सामंत थे। मौखरी जो थे शैव के उपासक थे, अब पहले गुप्त शासक में गुप्त के सामंत रहते हैं। मूलतः एक गया के निवासी थे, खास करके ये गया के निवासी थे। और जब ये शासन स्वतंत्र हो जाता है तो अपने जब ये शासक बन जाते हैं तो अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से कन्नौज शिफ्ट कर लेते हैं। और जब कन्नौज शिफ्ट कर लेते हैं राजधानी, तो इनका जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो कन्नौज बन गया। इसीलिए देवगुप्त और शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। तो इनकी राजनीतिक गतिविधियां का केंद्र जो हो गया कन्नौज बन गया। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? मगध की विजय किस शासक ने किया था? मौखरी वंश का कौन सा शासक था? वो था सर्ववर्मा ने मौखरी वंश का शासक विजय किया था। ईशान वर्मा इस वंश का प्रथम शासक था जिसने महाधिराज की उपाधि धारण की। मौखरी वंश का प्रथम शासक महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था? ईशान वर्मा। फिर बात करते हैं गिरिवर्मा का विवाह हर्ष की बहन राजश्री से हुई थी। अभी पीछे हम लोगों ने बात किया कि गिरिवर्मा का विवाह जो हुआ था हर्षवर्धन की बहन राजश्री से हुआ था। गिरिवर्मन की हत्या देवगुप्त ने कर दिया था। इसका उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हर्षचरित्र मिलता है। और हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? बाणगढ़। दोस्तों, कितने लोग सोचते हैं कि हर्षचरित्र की रचना हर्षवर्धन ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्षचरित्र की रचना बाणभट्ट ने किया था। ठीक, अब अगला वंश देखते हैं दोस्तों। गुप्तोत्तर काल का अगला वंश जो था बंगाल का गौड़ वंश, वही शशांक वाला, जो बहुत ही नीच राजा था। ठीक, तो इस वंश का प्रमुख शासक शशांक था, जिसने देवगुप्त की हत्या की, गिरिवर्मन की हत्या की, राज्यवर्धन का हत्या किया था। तो वही शशांक था। ये शैव धर्म का उपासक था। अच्छा, ये कट्टरपंथी था। इसकी सबसे बड़ी कमी थी, ये कट्टरपंथी था और बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। इसने क्या गलती की? सबसे बड़ी गलती इसने ये की कि बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बोध गया में जहाँ भगवान महात्मा बुद्ध ने बैठ के तपस्या किया था, जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को कटवा दिया। इस समय जो वृक्ष वहाँ पर लगा वो ये बोधि वृक्ष नहीं है, वो दूसरा वृक्ष है, क्योंकि इसने कटवा दिया था बोधि वृक्ष को। ठीक, पाटलिपुत्र के मंदिर में रखे हुए पसार स्तंभ, पाटलिपुत्र के मंदिर में एक पसार स्तंभ रखा था जिस पर बुद्ध के चरण चिन्ह उत्कीर्ण थे। इसने क्या किया कि उसको भी गंगा में फेंकवा दिया। किसको? जिस पर बुद्ध के चरण चिन्ह उत्कीर्ण थे, उसको गंगा में फेंकवा दिया। इतना ज़्यादा नफरत। ठीक, इसने क्या किया? कुशीनगर के बौद्ध विहारों से बौद्धों को हटा दिया। कुशीनगर के बौद्ध विहारों से बौद्धों को वहाँ भगा दिया। इन सभी का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? आर्य मंजूश्री मूल कल्प में। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में इन सब का वर्णन मिलता है। इसने पवित्र बौद्ध अवशेषों को जलवा दिया था। बौद्ध अवशेष जो थे पवित्र, उसको भी जलवा दिया था। विहारों एवं समाधियों को भी नष्ट करवा दिया था। मतलब ये चाहता था कि बौद्ध धर्म को एकदम जड़ से मिटा दें, इसलिए इसे बौद्ध द्रोही भी कहा गया है। बस दोस्तों, बस इसके